मेरी वाइफ रात तक जिम गई हुई थी और जब वो वापस आई उसके अंडरवियर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा गायब था। रात के 11 बज चुके थे, फिर भी मेरी वाइफ घर नहीं आई थी। मैं उसे कॉल करने ही वाला था कि कार ऐप ने अचानक नोटिफिकेशन भेजा कि गाड़ी में अनयूजुअल वाइब्रेशन हो रही है। हमारे घर से जिम तक का पूरा रास्ता स्मूथ मेन रोड्स पर है, वहाँ वाइब्रेशन होने का कोई चांस नहीं था। थोड़ी देर बाद एक और नोटिफिकेशन आई कि गाड़ी का जो दरवाजा है वो प्रॉपरली लॉक नहीं है, एबनॉर्मल कंडीशंस। मेरा दिल एकदम से डूब गया। मैंने फौरन लिंद्रू को कॉल किया। फोन एक बार रिंग हुआ और तुरंत कट हो गया। दोबारा कॉल किया तो किसी ने उठाया ही नहीं, लेकिन फोन पर बार बार नोटिफिकेशंस आती रहीं, अनयूजुअल वाइब्रेशंस, अनयूजुअल वाइब्रेशंस। मैंने फोन जोर से पकड़ लिया, हाथ ठंडे हो गए थे। तभी अचानक दरवाजा खुला, लिंद्रू वापस आ गई। उसकी शर्ट हल्की सी पसीने से भीगी हुई थी, बॉडी से चिपकी हुई, बाल थोड़े बिखरे हुए और गाल तो बिल्कुल वर्कआउट के बाद टमाटर की तरह लाल हो गए थे। उसे देखते ही मेरे अंदर का गुस्सा भड़क गया। मैंने ठंडे लहजे से कहा, आज काफी बिजी थी तुम, फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझा। लिंद्रू ने मासूम सा चेहरा बनाया, अरे मत पूछो, मैं बहुत थक गई हूँ, सॉरी, मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि तुमने कॉल किया था। मगर मैंने बाद में उसे घूरते हुए कहा, 2 घंटे से गायब थी तुम, काफी मजा आया होगा, है ना? वो हैरान हो गई, क्या बोल रहे हो? जिम के बाद सीधा घर आ रही थी, लेकिन गलती से गलत टर्न ले लिया और गांव की तरफ चली गई। वहाँ की जो डर्ट रोड इतनी खराब थी कि गाड़ी हिलती ही रही। बहुत मुश्किल से वापस रास्ता मिला। वो झुककर अपने शूज उतारने लगी। देखो, मेरे नए शूज भी गंदे हो गए। उसने शूज मेरे सामने दिखाए, धूल से भरे हुए। फिर वो नंगे पाँव मेरे पास आई और अपना पाँव उठाकर दिखाया। उस पे भी मिट्टी लगी हुई थी। मैं उस मिट्टी को घूरता रहा और मेरा गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। क्या मैंने गलत समझ लिया था? शायद उसने मुझे धोखा नहीं दिया। लिंद्रू मेरे लैप पर बैठ गई, मुझे हक किया और हल्की सी फ्लर्ट वाली आवाज में बोली, अभी नाराज हो क्या? उसकी बदन की हल्की सी खुशबू मेरे दिमाग को कंफ्यूज कर रही थी। मैं बस उसे माफी मांगने ही वाला था कि अचानक रुक गया। सुबह जो स्टॉकिंग उसने पहनी थी वो तो गायब थी। लिंद्रू उठकर बाथरूम की तरफ चली गई। मेरा दिल तेज से धड़कने लगा। मैं तुरंत उसके पीछे गया। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, मैंने उसे मिनी स्कर्ट उतारते हुए देख लिया। उस पल मेरी सांसें रुक गई। उसके नीचे उसने कोई अंडरवेयर पहना ही नहीं था। स्टॉकिंग का गायब होना समझ आ सकता था, लेकिन अंडरवेयर वो कैसे गायब हो गया? मैंने गुस्सा दबाकर पूछा, सुबह जो स्टॉकिंग पहनी थी वो कहाँ है? लिंद्रू एक पल के लिए रुकी, फिर जैसे याद आया हो हंसी और बोली, जिम में मिल्क टी गिर गया था, उस पे बहुत स्टिकी हो गया था, इसलिए उतार के फेंक दिया। मैंने तुरंत पूछा, और तुम्हारी पैंटीज? उसके चेहरे की स्माइल एकदम जम गई, आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। वो मेरी तरफ झुक गई, आंखों में आंसू भर कर बोली, अभी आई एम सॉरी, थोड़ा वेट बढ़ गया है मेरा, इसलिए टाइट हो गया था। स्क्वाट करते वक्त शायद ज्यादा फोर्स लग गया और फिर वो फट गया। मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग था, इसलिए मैंने उसे भी फेंक दिया। होपफुली तुम कुछ गलत नहीं सोच रहे होगी। उसकी बेचारी सी शक्ल देखकर मेरे दिल में जो आखिरी शक था वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया। अगले दिन सुबह जल्दी ही लिंद्रू फिर जिम चली गई। मैं भी नीचे उतरकर ऑफिस के लिए गाड़ी में बैठा, लेकिन जैसे ही ड्राइवर सीट पर बैठा, मेरी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। सीट का बैक रेस्ट काफी ज्यादा पीछे एडजस्ट किया हुआ था, जैसे कोई 1.8 मीटर से लंबा आदमी कल रात यहाँ बैठा हो। मेरा दिमाग एकदम से झटके से हिल गया। गाड़ी 2 घंटे तक हिलती रही। मेरी वाइफ की स्टॉकिंग और अंडरवियर दोनों गायब, और अब किसी अननोन आदमी ने सीट भी यूज किया है। सारे क्लूज एक साथ जुड़ते ही मेरी आंखें खुल गई। वो मुझसे झूठ बोल रही थी, उसने मुझे गाड़ी में ही धोखा दिया। मैंने जोर से स्टीयरिंग व्हील पर पंच मारा, फिर मेरी नजर डैशबोर्ड पर जाकर रुकी। डैश कैम, बस अब सब सच सामने आ गया। मैंने सोचा, मैं तुरंत कैमरा निकालकर फुटेज चेक करने लगा, लेकिन अगले ही पल मेरा दिल ठंडा पड़ गया। रात 10 बजे के बाद की सारी रिकॉर्डिंग्स किसी ने मैन्युअली डिलीट कर दी थी। मेरे अंदर एक साथ ठंड और गुस्सा दोनों भर गया। लिंद्रू यूजुअली जिम योगा के लिए जाती थी, इसका मतलब उसका राज वही छुपा हुआ है। मैंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की, एक्सेलरेटर दबाया और सीधा उसके जिम की तरफ निकल गया। मुझे उसके धोखे का सॉलिड प्रूफ चाहिए था। जिम के बाहर पोस्टर्स लगे हुए थे, लेकिन उसमें प्राइस लिस्ट नहीं थी, सिर्फ हॉट बॉडी वाली लड़कियों की फोटोज लगी हुई थी। उन फोटोज को देखकर मेरे दिमाग में एक प्लान आया। मैंने उन फोटोज को सेव करके ट्रेनर को भेजा और प्रिटेंड किया कि मुझे इंटरेस्ट है। मैंने पूछा, मेंबरशिप कितनी है और ज्वाइन करने के बाद और फोटोज मिल सकती हैं? ट्रेनर ने तो तुरंत रिप्लाई किया, भाई तुम्हारी नजर कमाल की है, ये हमारी सबसे खूबसूरत मेंबर है। मेंबरशिप फी 18 मिलियन पर ईयर है, सिर्फ फोटोज नहीं, अगर पैसा हो तो तुम उन्हें बाहर भी ले जा सकते हो। ये सुनकर मेरा खून
खोल उठा। उसने कुछ ब्लर्ड फोटोज भेजी, मैंने देखा और मेरा दिमाग घूम गया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतने टाइम से मेरे सर पर ग्रीन हैट था और मुझे पता भी नहीं चला। ये कोई नॉर्मल जिम नहीं था, ये क्लियरली एक इलीगल जगह थी। मैंने अपना गुस्सा दबाकर पैसे ट्रांसफर किए और बोला कि सारे अनब्लर्ड फोटोज भेजे। थोड़ी देर के बाद लिंक आया, मैंने क्लिक किया और अंदर सिर्फ स्कैंडलस फोटोज थी। अब मेरे सब्सक्राइबर्स, तुम्हें स्कैंडल की समझ में नहीं आती तो मैं समझाता हूँ। इसको तुम बिल्कुल MMS समझ सकते हो अगर जिसको ऑनलाइन यूज किया जाता हो, जैसे कि मीम पेज वाले करते हैं कि भाई फॉलो करो, लिंक तुम्हारे DM में आ जाएगा, तो उस तरह। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ कि उनमें से 200 से ज्यादा फोटोज सिर्फ लिंदरू की थी। मैंने सब फोटोज क्लाउड में सेव कर ली, साथ ही दिमाग में प्लान बना रहा था कि और सॉलिड प्रूफ कैसे मिलेगा। अभी ट्रेनर का मैसेज आया, भाई तुम लकी हो, इस वीकेंड फिटनेस पार्टी है, प्रीमियम फीमेल मेंबर्स भी आएंगी, अगर पैसे देने के लिए तैयार हो तो फुल पैकेज मिलेगा। मैंने तुरंत 1000 RMB एंट्री फी देकर हाँ कर दिया। मैं फोन को ब्लैंक स्टेयर से देख रहा था, तभी लिंदरू घर वापस आई। जैसे ही वो अंदर आई, उसने गुस्से से अपना हैंडबैग मेरे ऊपर फेंका। मैंने खुद को कंट्रोल किया और फोन जुबा लिया, फिर आराम से पूछा क्या हुआ। वो मेरे पास बैठ गई, इरिटेट होकर बोली, आज बहुत बुरा दिन था। जिम जाते वक्त एक डिलीवरी वाले ने मेरी गाड़ी स्क्रैच कर दी, उसके पास पैसे भी नहीं थे। मैं उससे आर्ग्यू करती रही लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, मैं बहुत गुस्से में हूँ। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोली, अभी मेरा मूड खराब है, तुम कुछ करोगे या नहीं। मैंने हल्का सा सांस लिया, फोन निकाला और 3000 RMB ट्रांसफर कर दिए। साथ ही चुपके से मैंने एक कोड इंस्टॉल कर दिया जिसमें वायर टेपिंग फंक्शन था। ये एक चीज थी जो मेरे एक एम्प्लॉय ने टेस्टिंग के लिए दी थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मुझे ये अपनी ही वाइफ पर यूज करना पड़ेगा। लिंदरू ने खुशी खुशी पैसे एक्सेप्ट किए, फिर सीधा मुझ पर झुककर मुझे सोफा पर पिन कर दिया। पता भी नहीं चला और वीकेंड आ गया। आज रात फिटनेस पार्टी थी। शाम को लिंदरू अपना जिम बैग लेकर निकलने लगी। अभी आज कोलीग्स के साथ प्लान है, वर्कआउट के बाद बाहर जा रहे हैं, मेरा वेट मत करना। जैसे ही वो गई, मैंने तुरंत अपना डिस्गाइज पहना, एक सुपर कार रेंट की और सीधा पार्टी लोकेशन की तरफ निकल गया। ट्रेनर के दिए हुए GPS के हिसाब से मैं शहर के बाहर एक प्राइवेट विला पर पहुंचा। दरवाजे पर ही मेरी नजर जम गई। लिंदरू वहां थी, छोटे कपड़ों में, हाथ में वाइन का ग्लास लिए किसी के साथ हंसकर बात कर रही थी। उसने मुझे पहचाना तक नहीं, एक नजर तक नहीं डाली। अंदर का माहौल लग्जरी से भरा हुआ था लेकिन साथ ही पूरा बिगड़ा हुआ। हर लड़की के चेस्ट पर एक QR कोड लगा हुआ था, दीवारों पर पोस्टर्स लगे हुए थे। ट्रेनर मेरे पीछे आया और एक्साइटेड होकर बोला, भाई जो भी पसंद आए बस कोड स्कैन करो और फुल सर्विस मिलेगा। मुझे अंदर ही अंदर घिन आ रही थी लेकिन मैंने कंट्रोल किया। मैंने एक रैंडम लड़की को पकड़ा, उसे ऊपर ले गया और बोला शावर ले। मैं खुद बेड पर बैठकर हेडफोन्स पहन लिए और मैंने वायर टेपिंग सॉफ्टवेयर ओपन किया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपनी आंखों से देखा था लिंदरू एक आदमी के साथ रूम में गई थी। हेडफोन्स में आवाज आई, आदमी ने सांस बहुलते हुए पूछा, तुम्हारा हस्बैंड बेटर है या फिर मैं? लिंदरू ने बिना सोचे जवाब दिया, तुम। ऑब्वियसली वो बोरिंग और अगली है, सिर्फ पैसे की वजह से उसके साथ हो, वरना एक मिनट भी नहीं रहना। ये आवाज में पहचान गया, ये उसका बॉस था, गाओजान पार्क। थोड़ी देर बाद घटिया सी सांसें सुनाई देने लगी। मैं हेडफोन्स उतारने ही वाला था कि लिंदरू फिर बोली, तुमने प्रॉमिस किया था ना न्यू ईयर्स के बाद मुझे प्रमोट करोगे और अपनी बीवी को कब छोड़ोगे? वो आदमी बोला, बस मेरी बात मानो, ईयर एंड पार्टी के बाद तुम्हें सेक्रेटरी बना दूंगा, फिर हम और ज्यादा टाइम साथ बिताएंगे। लिंदरू हंसकर फ्लर्ट करने लगी। उसकी आवाज सुनकर मुझे घिन आ रही थी। मैंने ठंडी सी हंसी छोड़ी और सॉफ्टवेयर बंद किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी गिर सकती है। शादी के बाद मैंने उसे हर चीज दी, पैसे, गिफ्ट्स, डेली खर्चा, सब कुछ। फिर भी वो मुझे सिर्फ यूज कर रही थी। अब मुझे उसके लिए बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था। मैंने रिकॉर्डिंग केयरफुली सेव कर ली और प्लान बनाने लगा कि कैसे उसे सब कुछ छीन लूं। जब लिंदरू रूम से बाहर आई तब तक मैं वहां से निकल चुका था। जाने से पहले मैंने पूरा हॉल सीक्रेटली माइक्रो कैमरा से रिकॉर्ड कर लिया था। जैसे ही मैं बाहर निकलने लगा, ट्रेनर्स और उसके आदमी ने मुझे रोक लिया। भाई रूल्स के हिसाब से बॉडी सर्च और फोन चेक होगा, उसने कहा। मैंने एक्टिंग की, शौक दिखाया और मुंह पर हाथ रखा। उसी वक्त मैंने माइक्रो कैमरा अपने मुंह में चुबा लिया। फिर मैंने फोन दे दिया और हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। उन्होंने मुझे थ्रूली चेक किया, फिर जाने दिया। घर वापस आते ही सबसे पहले मैंने कैमरा से वीडियो निकाला और अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर कर दिया। सब कुछ सेव करने के बाद
मैंने फोन उठाया और ओल्ड वोंग को कॉल किया। जो जिम मैंने तुम्हें इन्वेस्टिगेट करने को बोला था उसका डेटा रेडी है। उधर से तुरंत जवाब आया, भाई मैंने सब फाइल्स प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को दे दिए हैं। ये जो योगा क्लब है ना, इसका असली बॉस गाओ जैंग है। बाहर से जिम लगता है लेकिन अंदर इलीगल काम चलता है। मेंबर्स का डेटा, पैसे का फ्लो, पार्टी ऑर्गेनाइजर सभी ट्रैक कर लिया है। मैं कार के साथ टिक कर सिगरेट जलाते हुए बोला, वेरी गुड, सब कुछ एक प्रॉपर फाइल में कंपाइल करो और अभी के लिए चुप रहो। मैं जल्दी में एक्शन नहीं लेना चाहता था क्योंकि ये रिवेंज अभी काफी नहीं था। 2 दिन बाद लिनरू की कंपनी का ईयर एंड पार्टी था और इस बार मैं उन दोनों को असली प्राइस चुकाने पर मजबूर करूंगा। मैं कंप्यूटर के सामने बैठकर सारी एविडेंस ऑर्गेनाइज करने लगा। हिडन कैमरा फुटेज, जिम मेंबरशिप डिटेल्स, पार्टी की फोटोज और लिनरू और गाओ जेंग की रिकॉर्डिंग। मैंने सब कुछ 3 जगह बैकअप भी कर लिया। पार्टी एक 5 स्टार होटल में होने वाली थी। लिनरू का सोलो सिंगिंग परफॉर्मेंस भी था। मैंने खुद ही वॉलंटियर किया था उसके स्टेज वीडियो प्रिपेयर करने के लिए। पार्टी से एक दिन पहले मैंने लिनरू के पेरेंट्स को कॉल किया, मॉम, डैड, कल हमारी 3rd वेडिंग एनिवर्सरी है। मैं लिनरू को सरप्राइज देना चाहता हूँ, आप दोनों आ जाओ विटनेस बनने के लिए। उन्होंने तो खुशी खुशी हाँ कह दी। मैंने कहा बस प्लीज उसे मत बताना। अगली सुबह लिनरू जल्दी उठ गई। 2 घंटे तक रेडी हुई, मेकअप, हेयर सब परफेक्ट। फिर अपनी एक्सपेंसिव गाउन पहन कर निकल गई। मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं थी, वो आज सबको इम्प्रेस करना चाहती थी। मैं उसे होटल छोड़कर खुद चुपके से अंदर घुस गया। लॉबी इतनी बड़ी थी कि मैं इजीली एक कोने में खड़ा हो गया। फोन पर बात करने का ड्रामा करते हुए किसी ने डाउट नहीं किया। पार्टी स्टार्ट हुई। सीईओ और वीआईपीज स्टेज पर स्पीचेस देने लगे। जब लिनरू की बारी आने वाली थी, मैं उसके पेरेंट्स को अंदर ले आया। मैंने उनसे कहा, परफॉर्मेंस के बाद मैं स्टेज पर जाके उसे प्रपोज करूंगा, सब लोग मिलकर सरप्राइज देंगे। फाइनली लिनरू स्टेज पर आई। लाइट्स सॉफ्ट और रोमांटिक हो गई। उसकी ब्यूटी देखकर सब लोग इम्प्रेस हो गए। क्लैपिंग और चीयर्स तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसकी आंखों में फुल प्राइड था। मैं साइड में खड़ा था, बस इंतजार कर रहा था। ये मोमेंट फाइनली आ गया था। बिग स्क्रीन पर वीडियो चलना शुरू हुआ। इंट्रो के बाद म्यूजिक स्टार्ट हुआ। लिनरू ने माइक उठाया और गाना शुरू कर दिया। वो अपनी परफॉर्मेंस में इतनी खो गई थी कि उसे नीचे लोगों के चेहरे चेंज होते हुए दिखाई ही नहीं दिए, क्योंकि वीडियो मैंने चेंज कर दिया था। म्यूजिक सेम था लेकिन विजुअल्स मैंने रिप्लेस कर दिए थे। स्क्रीन पर वही पार्टी की फुटेज चल रही थी जहां लिनरू रिवीलिंग क्लोथ्स में एक अजनबी आदमी के साथ हाथ पकड़कर रूम में जा रही थी। मदर लिन जल्दी से बोली, शाओ, ये लड़की लिनरू नहीं हो सकती। मैं उसकी माँ हूँ, मैं गलत पहचान नहीं सकती, ये वो नहीं है। मैं पूरी एक्टिंग कर रहा था, शॉक और कंफ्यूजन दिखाते हुए। फादर लिन भी घबरा कर बोला, यहाँ जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। हॉल में सबकी नजर एक साथ स्टेज पर खड़ी हुई लिनरू पर टिक गई। लिनरू को लगा सब लोग उसकी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस हो गए हैं। उसका एटीट्यूड और ज्यादा प्राउड हो गया। लेकिन सीईओ और कंपनी के लीडर्स के चेहरे बिल्कुल बदल चुके थे, जैसे कुछ बहुत गंदा देख लिया हो। पीछे से कुछ लोग चीप कमेंट्स भी करने लगे। गाना गाते गाते लिनरू को फील हुआ कि कुछ तो गलत है। लोग उसे नहीं बल्कि उसके पीछे स्क्रीन को देख रहे हैं। वो धीरे से मुड़कर पीछे देखती है और उसी वक्त कैमरा जूम करके उसका हाल दिखा देता है। लिनरू वही जम गई। उसके हाथ से माइक गिर गया और उसकी तेज आवाज हॉल में गूंज गई। मैं जोर से बोला, अभी भी कह सकते हो क्या ये लिनरू नहीं है? उसके पेरेंट्स बिल्कुल चुप हो गए, शर्म से झुक गए, जैसे जमीन में गिर जाना चाहते हो। अब पूरे हॉल की नजर सिर्फ लिनरू पर थी और सबसे बड़ा शौक ये था कि उसके साथ जो आदमी था वो कोई और नहीं, उसका बॉस था। गाओ जेंग पार्क घबरा कर बोला, वो भी अपनी वाइफ से, ऐसा नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। उसकी वाइफ सरप्राइजिंगली शांत थी लेकिन उसकी आवाज में थी। ये ही प्रॉमिस किया था तुमने कि कभी ऐसा नहीं करोगे। फिर भी गाओ जेंग पार्क बोलता रहा, चलो चलो घर चलते हैं, मैं सब कुछ समझाता हूँ। उसकी वाइफ का पेशेंस टूट गया। ओ, इसलिए रोज ओवर टाइम बोलते थे, इस ऑफिस वाली के साथ घूम रहे थे। गाओ जेंग पार्क अभी भी एक्सक्यूज देता रहा। आखिर उसकी वाइफ का गुस्सा फट गया। उसने जोर से टेबल पर हाथ मारा और चिल्लाई, चुप हो जाओ, एक और लफ्ज भी मैं तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहती। पहले इस लड़की को देख लूंगी, फिर तुम्हारी बारी है। उसका पूरा ऑरा ही चेंज हो गया था। एग्जीक्यूटिव टेबल स्टेज के पास ही था। वो सीधा स्टेज पर
चढ़ गई। लिंद्रू डर कर पीछे हटने लगी, लेकिन गाओ जेंग पार्क की वाइफ ने उसको उसके बालों से पकड़ लिया। उसके लिए लिंद्रू सिर्फ एक होम ब्रेकर थी और शायद उसके दिमाग में ये भी था कि ये सब लिंद्रू ने ही प्लान किया होगा। और फिर उसने सीधा एक जोर का पंच लिंद्रू के फेस पर मारा। हाँ, उसने सच में उसे एक जोर का पंच मारा। अक्सर जब औरतें लड़ती हैं तो सिर्फ थप्पड़ पड़ते हैं, बालों से एक दूसरे को खींचते हैं, लेकिन ये वाली तो नेक्स्ट लेवल निकली, बिल्कुल हार्डकोर। उसके पंचेस लाइटनिंग की तरह फास्ट थे। मुझे तो लग रहा था जैसे बॉक्सिंग ट्रेनिंग ली हुई हो। वो चिल्लाई, बहुत स्मग फील कर रही थी ना, गाना गाते हुए भी आदमियों को इम्प्रेस कर रही थी। क्या तुम्हें लगा मैं अंधी हूँ? ज्यादा उड़ी तो जान ले लूंगी। लिंद्रू दर्द से चीख रही थी, बस अपना फेस बचाने की कोशिश कर रही थी। फाइट बैक करने की हिम्मत ही नहीं थी। लोग स्टेज पर दौड़ पड़े, कुछ रोकने के लिए, कुछ वीडियोस बनाने के लिए और कुछ सिर्फ तमाशा देखने के लिए। पूरा सीन केओस बन गया। बड़ी मुश्किल से दोनों को अलग किया गया। तब तक लिंद्रू का चेहरा इतना सूज चुका था कि पहचान मुश्किल थी। उसकी माँ चाहे कितनी भी शर्मिंदा हो फिर भी अपनी बेटी को बचाने आई, लेकिन लिंद्रू अब पूरी तरह कंट्रोल हो चुकी थी। आंखें लाल, दिमाग गर्म। वो सीधा चिल्लाई, चलो आज सब खत्म कर देते हैं। वो तुमसे प्यार नहीं करता, समझी तुम सिर्फ उसके बच्चों की माँ हो, कोई खास नहीं। फिर उसने और भी ज्यादा जहर उगला। गाओ जेंग पार्क ने खुद बोला, तुम बस एक पुरानी औरत हो। ये सुनते ही सब लोग शॉक हो गए। और तभी गाओ जेंग पार्क जिस आदमी के साथ वो गंदे काम करती थी वो उसे खुद थप्पड़ मारता है, जिससे वो गिर गई जमीन पर। उसने गुस्से में उंगली दिखाते हुए कहा, ये लड़की जब से ऑफिस आई है मुझे ही फंसाने की कोशिश कर रही है। इसने मुझे यहाँ ट्रैप किया। मैं सिर्फ अपनी बीवी से प्यार करता हूँ। तू कौन होती है कंपेयर करने वाली? उसकी आंखों में इतना गुस्सा था जैसे मार ही देगा। दोबारा मेरी फैमिली को टच करने की कोशिश की ना, जॉब छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को चैन से नहीं जीने दूंगा। लिंद्रू बिल्कुल टूट गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही आदमी है जो अभी तक उसके साथ फ्लर्ट करता था, गंदे काम करता था, अब उसे बिल्कुल कचरे की तरह ट्रीट कर रहा है। गाओ जेंग पार्क ने फिर अपनी बीवी से भीख मांगी, प्लीज घर चलते हैं। लेकिन मैंने इतनी मेहनत से ये ट्रैप सेट किया था, मैं कैसे चुप रहता? अभी मेरी एंट्री का टाइम था। मैं स्टेज पर चढ़ा और बिना सोचे समझे अपनी पूरी ताकत से गाओ जेंग पार्क के फेस पर पंच मारा। ये पंच में बहुत टाइम से रोके बैठा हुआ था। वो सीधा गिर गया, मुंह से खून और एक दांत बाहर आ गया। कंपनी के काफी लोग मुझे जानते थे, इसलिए मेरा ये रिएक्शन बिल्कुल जस्टिफाइड था। मैंने लिंद्रू की तरफ देखा, दर्द भरे चेहरे के साथ बोला, मैं आज तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तुमने इतने टाइम से मुझे धोखा दिया। बताओ इस शादीशुदा आदमी में ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है? लिंद्रू दर्द और गिल्ट से टूट गई, जोर जोर से रोने लगी। उसका मेकअप फेल हो चुका था, बाल बिखर गए थे, बिल्कुल बेहाल लग रही थी। मैंने गुस्से में वो गुलदस्ता उस पर फेंका और आखिरी बात बोली, लिंद्रू मुझे अभी के अभी डिवोर्स चाहिए। इतना कहकर मैं सीधा वहाँ से चला गया। फाइनली इतने दिनों का प्रेशर एक साथ निकल गया। घर आकर मैंने सारी एविडेंस, वीडियोस, फोटोज, चैट लॉग्स सब कंपाइल करके भेज दिए। एक कॉपी गाओ जेंग पार्क की वाइफ को, एक उसके पेरेंट्स को और एक पूरी कंपनी को। मेरा एम बिल्कुल सिंपल था, सच सबके सामने आना चाहिए, चाहे उसकी वाइफ डाइवोर्स ले या ना ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन दोनों को सब कुछ खोना पड़ेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद एक दिन ऐसा एक्सपोज करूंगा। उस रात मैं आराम से सोया, लेकिन ये एंड नहीं था, बस शुरुआत थी। अगली सुबह मैंने ऑर्डर दिया, डाइवोर्स सेटलमेंट ड्राफ्ट करो, उसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा, सारी प्रॉपर्टीज और गाड़ियां मेरे नाम वापस आएंगी। मुझे कल एक नोटिफिकेशन मिलेगी। मैंने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें थ्रिल पसंद था ना, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जब मैं तुमसे सब कुछ वापस ले लूंगा तब तुम्हें असली जिंदगी की सख्ती समझ आएगी। लिंद्रू गुस्से और घबराहट में बोली, जेंग डाओ इसका मतलब क्या है? तुम मुझे बस घर से निकालना चाहते हो? मैं उसे सीधा देख रहा था, बिना किसी इमोशंस के। 3 साल का प्यार उसने धोखा दे के ही खत्म कर दिया था। मैं मुड़कर जाने लगा, तभी लिंद्रू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने अपने बैग से एक पेपर निकाला और मेरे पैरों के पास फेंका। मैंने उठाया, वो एक लैब रिपोर्ट थी। उसमें लिखा था वो 1 महीने की प्रेग्नेंट है। मेरा दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया, हाथ कांपने लगे। 3 महीने पहले वो खुद कह रही थी कि बेबी चाहिए, हम ट्राई भी कर रहे थे, लेकिन 2 महीनों तक कुछ नहीं हुआ। फिर मैं हॉस्पिटल गया था और मुझे पता चला कि मेरे स्पर्म काउंट लो है। डॉक्टर ने कहा था कि अभी बच्चा प्लान मत करो, ट्रीटमेंट लो पहले। मैंने लिंद्रू को ये बात नहीं बताई, बल्कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन लिया था। इसका मतलब क्लियर था, उसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं हो सकता। मेरे अंदर का गुस्सा फट गया। वो मेरे पास चिपक कर बोली, तुमने कहा था ना कि प्रेग्नेंट होने पर रिवॉर्ड दोगे। मैंने उसे जोर से धक्का दिया। वो शॉक हो गई।
तुम्हें तो बच्चा चाहिए था। मैं प्रॉमिस करती हूँ अब कभी गलती नहीं करूंगी, हम नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। मैं हंस पड़ा, ठंडी और खाली हंसी। लिंद्रू, तुम सच में इतनी गिर चुकी हो, किसी और के बच्चे के साथ मुझे मैनिपुलेट कर रही हो। वो एक पल के लिए फ्रीज हो गई, फिर बोली, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं? अब मैंने सब छुपाना बंद कर दिया। मैंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स उसके मुंह पर फेंकी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो कुछ बोल नहीं पाई। मैंने सीधा कहा, प्रूफ चाहिए तो कोर्ट में मिलते हैं, तुम्हारी फोटोज भी दिखा दूंगा। उसकी लास्ट होप भी खत्म हो गई। वो सीधा जमीन पर गिर गई और मैं बिना पीछे देखे वहाँ से चला गया। मैं गाड़ी में बैठा और तुरंत प्रॉपर्टी एजेंट को कॉल किया। घर बेचना था, लेकिन लिंद्रू घर छोड़ने को रेडी नहीं थी। जब भी कोई बायर आता वो पागल जैसी बिहेव करके उन्हें भगा देती। उसे लग रहा था कि इस तरह वो अपनी लास्ट डिग्निटी बचा लेगी, लेकिन फिर पुलिस आ गई। मैडम की प्रॉपर्टी मिस्टर जेंग डाओ के नाम पर है, आपको तुरंत यहाँ से निकलना होगा वरना लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। लिंद्रू चिल्लाई, ये हमारा जॉइंट हाउस है। लेकिन सच ये था, सब कुछ मेरे नाम पर था। वो समझ ही नहीं पाई कि जिस आदमी पर वो डिपेंड कर रही थी उसने सब कुछ सिक्योर करके रखा था। आखिरकार उसे घर से निकाल दिया गया। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। एक होटल में रुक गई, लेकिन मैंने उसे वहाँ भी चैन से रहने नहीं दिया। मैंने होटल को कॉल किया और कुछ बहाना मार के उसे वहाँ से भी निकलवा दिया। आखिर में मजबूरन उसे गाँव वापस जाना पड़ा, लेकिन उसकी बदनामी ऑलरेडी फैल चुकी थी। वो अपने घर पहुंची और रोकर बोली, मॉम मुझे रहने दो, मेरे पास कहीं और रहने की जगह नहीं है। उसकी माँ गुस्से में बोली, तुम तो बहुत स्मार्ट बनी फिरती थी ना, तुम्हें थ्रिल चाहिए था ना, इतना अच्छा हस्बैंड भी कम पड़ गया। फिर उन्होंने सीधा बोला, मेरी कोई ऐसी बेटी नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, दोबारा कभी मत आना। मॉम प्लीज दरवाजा बंद मत करो, गलती हो गई है मुझसे, प्लीज मुझे माफ कर दो। उसकी माँ ठंडे और सख्त लहजे से बोली, रोना बंद करो, ये रास्ता तुमने खुद चुना था, अब इसे पूरा चलाना भी तुम्हें ही पड़ेगा। हमारी फैमिली की इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपने दोस्तों की भेजी हुई वीडियोस देख रहा था, दिल में अजीब सी मिक्स फीलिंग थी। क्या लिंद्रू ने कभी सोचा था कि इतनी एरोगेंट लड़की का ये हाल होगा? ओल्ड वैंग ने पूछा, क्या और कुछ करना है? मैंने सीधा जवाब दिया, नहीं। उसकी माँ ने ही काफी कर दिया। लिंद्रू की जिंदगी एक्सपेक्ट से भी ज्यादा जल्दी टूट गई। उसने अपना शनेल कोड बेच दिया, उसके पास बचा हुआ आखिरी महंगा सामान। फिर वो पागलों की तरह लोगों को कॉल करने लगी, हर किसी से मदद मांगने लगी। आखिर में उसने ओल्ड वैंग को कॉल किया, प्लीज बस 5 मिनट बात करवा दो, वो मुझसे पहले बहुत प्यार करता था। जवाब आया, वो सब पास्ट है, तुम्हें खुद अपने हाथों से सब बर्बाद किया, अब वो सिर्फ इतना ही चाहता है कि तुम उसकी जिंदगी से गायब हो जाओ। इसके बाद लिंद्रू के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसने एक छोटी सी जॉब पकड़ी, रेस्टोरेंट में सर्वर की। सैलरी सिर्फ 3000, वो भी रूम और खाने के लिए। जो लाइफ वो पहले नीचा समझती थी अब वही उसकी रियलिटी बन चुकी थी। रोज सुबह जल्दी उठना, रात तक प्लेट्स उठाना, बर्तन धोना। उसके हाथ बर्तने धोते धोते खराब हो गए। उसकी स्माइल भी जबरदस्ती वाली हो गई। रात को एक छोटे से कमरे में अकेली लेटी छत को देखते हुए पुरानी जिंदगी याद करती और चुपचाप रोती रहती। कुछ दिन बाद एक अनएक्सपेक्टेड इंसान मेरे ऑफिस के बाहर घुटनों पर बैठा था। उसका बाप, प्लीज लिंद्रू पर रहम करो, उसे जीने का एक मौका दे दो। मैंने ठंडे लहजे में कहा, वो मरेगी नहीं, मैं इंश्योर करूंगा कि वो जिंदा रहे, लेकिन चैन से नहीं, अपने किए की सजा भुगते हुए। फिर मैंने धीरे से कहा, अंकल आप अच्छे इंसान हो, लेकिन आपकी बेटी नहीं, आपके लिए एक ही एडवाइस है, उसे भूल जाओ। उस दिन के बाद उसका बाप भी टूट गया। वो अपनी वाइफ के साथ गाँव वापस चला गया और कभी शहर नहीं आया। और लिंद्रू आखिरी बार किसी ने उसे स्लम के एक हेयर सैलून में देखा, सबसे नीचे लेवल का काम करते हुए। उसके बाद मैंने किसी और को उसके बारे में अपडेट देने से मना कर दिया। अब वो जिंदा है या मर गई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। 1 साल बाद मैं अपनी नई गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर बिजी स्ट्रीट पर चल रहा था। तभी मेरी नजर एक फेमिलियर चेहरे पर पड़ी। वो लिंद्रू थी, सस्ती सी यूनिफॉर्म पहनी हुई, सैलून के बाहर खड़ी कस्टमर्स बुलाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उसने मुझे देखा उसका पूरा जिस्म कांप गया। उसने तुरंत नजर झुका ली, वो भी डर और रिग्रेट से। पिछले 1 साल में उसकी जिंदगी बिल्कुल टूट चुकी थी। लग्जरी लाइफ से सीधा स्ट्रगल, रोज काम, थोड़ी सी सैलरी, डांट और रात का अकेला कमरा। कभी कभी अपने पेरेंट्स को कॉल करती, लेकिन वहाँ भी सिर्फ ठंडी आवाज मिलती। दोस्त सब गायब हो चुके थे। जो लोग पहले उसकी तारीफ करते थे अब वही उसका मजाक बनाते थे। और मेरी लाइफ परफेक्ट चल रही थी, करियर ग्रो कर रहा था, नई गर्लफ्रेंड के साथ पीसफुल लाइफ। मैंने एक बार उसकी तरफ देखा, फिर अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। लिंद्रू सड़क के किनारे खड़ी थी, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके पास
बस शब्द नहीं थे। पिंजरा खोल दिया था, लेकिन अब परिंदे को उड़ने की आदत नहीं रही। और इसी के साथ दी एंड। ये स्टोरी फुल थी और प्रॉमिस करता हूँ इससे पहले जो वीडियो मैंने डाली थी उसका पार्ट भी लाऊंगा, आई प्रॉमिस, वरना मेरे नीचे का हथियार ही काट दो कसम से। मगर उससे पहले मैं अपना नया चैनल बना रहा हूँ, उसे जाके सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज मेरे पास कोई बैकअप चैनल नहीं है और जो है वो डिमोनेटाइज हो गए हैं। किसी काम में नहीं, वरना मैं आपसे दोबारा नहीं बोलता कि इसे जाके सब्सक्राइब करो। मानवा की वीडियो इस न्यू चैनल पर आएगी, साथ में AI वाली भी, बस बैकअप चाहिए। और हाँ, थैंक यू सो मच। और 100K के बहुत करीब है तो दबा के सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ एक अगले स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय, सायोनारा, शुभकामनाएं, खुदा हाफिज एंड बाय।